बच्चों आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 13.3 जिसका नाम है प्रेशर इन अ गैस एंड डेरिवेशन ऑफ पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 NmV²। ऑल राइट, तो बेटा ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन यकीन करें इसकी डेरिवेशन बहुत लंबी है और बुक से जो बच्चा समझेगा वो वाकई कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आपको तरतीब से जैसे करवा रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ, आप रजिस्टर पे नोट करते जाएं, इंशाल्लाह आपका लॉन्ग बड़ा बेहतर हो जाएगा। तो बेटा आपने इस टॉपिक में पढ़ना है गैस का प्रेशर निकालना है, उसको पढ़ना है और आपने डिराइव करना है, डेरिवेशन करना है इस फार्मूले को। अब ये फार्मूला है क्या? इसमें P है जो कि बेसिकली प्रेशर होता है और V है जो कि वॉल्यूम होता है, यानी ये गैस का प्रेशर और गैस का वॉल्यूम। 1/3 तो कांस्टेंट है ना, N है बेटा जो कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, यानी अगर ये गैस इस कंटेनर में बड़ी है तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो N उनका नंबर है, कितने मॉलिक्यूल उनकी तादाद है। M जो है बेटा वो एक मॉलिक्यूल का मैस है, रिमेंबर M क्या है? एक मॉलिक्यूल का मैस। और V जो है वो इनकी स्पीड या वेलोसिटी है, लिहाजा उसका स्क्वायर। बच्चे ये जो V² यानी वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ ये जो सिंबल है ना, ये मतलब दोनों साइड पे, तो ये एवरेज का होता है, यानी एवरेज होता है ना, एवरेज वेलोसिटी, तो ये सिंबल एवरेज का है। V वेलोसिटी होती है तो एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो हमने ये फार्मूला डिराइव करना है। बच्चे ये जो पैराग्राफ है इसमें बेसिक डिटेल लिखी हुई है, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट हम एक बार क्विकली मैं समझा देता हूँ जो इसकी मेन बात है। कुछ तो ये मैंने समझा दी कि P प्रेशर, V वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होंगी। अब आपने देखें एक गैस लेनी है, उसको कंटेनर में इस तरह से भर लिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, हमने पढ़ा था इनकी मोशन होती है ब्राउनियन, रैंडम मोशन। तो बेटा रैंडम मोशन की वजह से कभी ये इस दीवार पे टकराएंगे, कभी इस दीवार पे, कभी इस दीवार पे, तो टकराव होगा यहाँ पर, ऑल राइट। और टकराने की वजह से ये मॉलिक्यूल दीवारों पे लगाएंगे प्रेशर। तो जब सारे मॉलिक्यूल लगाते हैं प्रेशर तो वो बन जाता है पूरी गैस का प्रेशर। हमें यही निकालना है, गैस का प्रेशर निकालना है। तो बेटा गैस के प्रेशर निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गैस के अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं ना। तो उसका हल ये है कि आप कोई एक मॉलिक्यूल चूज़ करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, पूरी डेरिवेशन एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करते समझाऊंगा। देन आप एक मॉलिक्यूल से जनरलाइज कर लेंगे सारे मॉलिक्यूल्स पर, यानी अगर एक मॉलिक्यूल जो काम कर रहा हुआ वो सारे भी तो वही करेंगे ना, तो हम एक मॉलिक्यूल पर काम करेंगे। लेकिन एक और बात बच्चे, एक मॉलिक्यूल जो है चूँकि वो रैंडम मोशन करता है तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि उसकी मोशन रैंडम है। वो एक्स एक्सिस पे भी जा सकता है, वो वाई पे भी जा सकता है और वो जी एक्सिस पे भी जा सकता है। तो अब एक मॉलिक्यूल को समझना है, लेकिन बेटा वो भी इजी नहीं है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 3 डायरेक्शन में जा सकता है। लिहाजा हम किसी एक डायरेक्शन को समझेंगे और वो हमारी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होगी। सो बाद में हम इसको भी जनरलाइज कर लेंगे, यानी उसका बिहेवियर जो एक्स एक्सिस की तरफ होगा ज़ाहिर है वही वाई और वही जी की तरफ होगा। तो हम पहले एक्स एक्सिस पर एक मॉलिक्यूल को समझेंगे, देन टोटल एक्सिस को मिलाकर उसका एक जनरल बिहेवियर बना लेंगे एक मॉलिक्यूल का, देन सारे मॉलिक्यूल का बिहेवियर वैसा ही होगा तो हम उसको जमा कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। ओके बच्चे, एक और बात, यानी ये सारी इंट्रोडक्शन की बातें आप साथ साथ रजिस्टर में नोट करते रहें, चाहे उर्दू में या बेसिक इंग्लिश में। और साथ में आपने ये जो गैस लेनी है ना, ये आइडियल गैस होनी चाहिए, इट मस्ट बी आइडियल गैस। आइडियल गैस केमिस्ट्री वाले बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। जो आइडियल गैस होती है ना, वो इस इक्वेशन PV इज़ इक्वल टू NRT को फॉलो करती है, ठीक है। अब PV इज़ इक्वल टू NRT जो इक्वेशन है ना, ये बेसिकली बनी ही आइडियल गैस के लिए है, लिहाजा इसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। तो बेसिकली जो गैस आप आज समझने जा रहे हो, उसका प्रेशर निकालने जा रहे हो, वो आइडियल गैस होगी। और आइडियल गैस की पहचान ये है कि वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है, ऑल राइट। अब यहाँ पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम ऑफ गैस है, N नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। बेटा N क्या है? नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। R जो है ना वो जनरल गैस कांस्टेंट है, R इज़ द जनरल गैस कांस्टेंट, ठीक है, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू है R। और ये जो T है ये टेम्परेचर है,
अब बचे ये जो R है जिसका नाम क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट। R बराबर होता है Na मल्टीप्लाई KB के। अब Na और KB क्या है देखिएगा ज़रा। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, जो नीचे A है उसका मतलब एवोगैड्रो और N का मतलब नंबर। सो बेटा एवोगैड्रो नंबर है यहाँ पर Na, ऑलराइट। और ये जो KB है ये क्या है, बोल्ट्जमैन, ये B से बोल्ट्जमैन, ठीक है, कांस्टेंट है। अब ये दोनों कांस्टेंट है। Na एवोगैड्रो नंबर है, उसकी एक वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ, याद करनी है आपने। और KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बच्चे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो बनता है R, और R क्या है इस इक्वेशन में, जनरल गैस कांस्टेंट है, यानी ये कांस्टेंट दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से आया है। लिहाजा ये जो इक्वेशन है ना ऊपर वाली, PV इक्वल टू N और उसके बाद क्या है R, तो बेटा उस R की जगह पे मैं ये लिख देता हूँ Na और KB, ठीक है। तो R के बाद क्या है, T है, तो बेटा ये T भी यहाँ पर आ गया। अब बच्चे देखें अगला जो स्टेप है वो इस N को लेकर है। N हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। तो बेटा मैं आपको ना एक फार्मूला बताता हूँ। नंबर ऑफ़ मोल यानी स्मॉल n बराबर होता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल यानी कैपिटल N डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर यानी Na। तो बात को समझें, ये जो स्मॉल n है बच्चे ये क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। इसका मैं फार्मूला बता रहा हूँ आपको, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। ये जो कैपिटल N है ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है, फ़र्क है, ऑलराइट। और ये जो Na है ये तो मैंने ऊपर लिखा, ये एवोगैड्रो नंबर होता है। सो अगर मैंने यहाँ पर Na की वैल्यू पुट करनी है ना, सॉरी ये N की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करता हूँ, यानी कैपिटल N ओवर Na। सो बेटा देखें N की जगह पे, सॉरी N तो मुझे लिखना ही नहीं है अब, इस N की जगह मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ एवोगैड्रो नंबर। और साथ में ब्रैकेट में क्या है, Na अगेन एवोगैड्रो नंबर, उसके साथ KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसके साथ T टेम्परेचर। तो ये PV का फार्मूला निकला है। अगला स्टेप देखते हैं, यहाँ पर Na और Na कैंसिल हो रहा है आपस में। सो ये बन जाएगा PV इक्वल टू N KB और साथ में टेम्परेचर। तो अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ ये जो स्टेप किए ना ये कहाँ पे आपकी बुक में। बेटा ये फार्मूला देखें, अभी मैं निकाल के हटाऊँ, PV इज़ इक्वल टू N KB और साथ में टेम्परेचर। मैं दिखा देता हूँ, ये देखें PV इज़ इक्वल टू N KB और साथ में T यानी टेम्परेचर। यहाँ से लेकर ये आइडियल गैस इक्वेशन है, और यहाँ पर आपको मिलेगा जो R है वो जनरल गैस कांस्टेंट है उसका नाम, वो इक्वल होता है Na इंटू KB। अब बेटा Na जो है वो एवोगैड्रो नंबर है और उसकी वैल्यू है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, याद रखनी है वैल्यू, ठीक है, MCQs आ सकता है। इज़ द एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर है बेसिकली। और ये जो KB है इसकी वैल्यू कितनी है, 1.38 इंटू 10 की -23 जाउल पर केल्विन, ये भी याद रखनी है बच्चे। ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है। सो उसके बाद आपने R की जगह, क्योंकि R किसके इक्वल है, Na KB की जगह, KB के इक्वल है तो उसकी जगह ये पुट किया, फाइनल ये इक्वल लेके। अब बात को समझिए, ये जो मैंने आपको डेरिवेशन करवाई है यहाँ तक, इसका कोई ताल्लुक नहीं है प्रेशर निकालने के लिए। मतलब अभी जो मैं प्रेशर की डेरिवेशन निकाल रहा हूँ उसमें ये फार्मूला है नहीं, क्योंकि आपकी बुक ने ये इतना करवाया हुआ है तो मैंने आपको करवा दिया। लॉन्ग आता है, आप लिख दें बेहतर है, नहीं लिखें तो भी इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आपने समझ लिया, ये अच्छी बात है क्योंकि पार्ट है सिलेबस का। अब हम मूव करते हैं जो प्रेशर है ना वहाँ पर। तो बेटा देखें यहाँ से बेसिकली ये जो लिखा है ना कंसीडर, यहाँ से शुरू हो रहा है ये सारा पेज, देन ये वाला सारा पेज, और देन यहाँ तक। बेटा अब ये प्रॉपर डेरिवेशन होगी हमारी, मैं आपको करवाने लगा हूँ, आपने गौर से समझ लेना है प्रेशर कैसे निकालते हैं। जी बेटा अब मैं प्रेशर ऑफ गैस की डेरिवेशन करने लगा हूँ, गौर से समझ लेनी है आपने। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक फार्मूले से। यू नो प्रेशर का सबसे बेसिक फार्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, ठीक। इस प्रेशर के फार्मूले में आपने फोर्स पुट करनी है और एरिया पुट करना है, तो ज़ाहिर है प्रेशर निकल आएगा। अब बेटा ये जो फार्मूला है, चले मैं इसको पहले हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि
एंड पे हमने आना इसी के ऊपर है। इसमें ये जो फोर्स है इसको निकालना है, बड़ी लंबी डेरिवेशन है ना, और साथ में नीचे जो एरिया है इसको भी निकालना है। तो सबसे पहले हम फोर्स को निकालते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ कि अब मैं फाइंड करने लगा हूँ फाइंडिंग फोर्स। अब साथ साथ नोट करते रहें। तो मैं फोर्स निकालने लगा। फोर्स किसके इक्वल होती है बेटा? फोर्स के दो फार्मूले, एक होता है F = ma, वो यहाँ पर यूज़ नहीं करना। एक आपने मज़ीद पढ़ा है, इसी से बेसिकली निकला होता है, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। बच्चे यहाँ पर ना कंफ्यूज नहीं होना कि ये P शायद प्रेशर है और ये भी P प्रेशर है। नो, वो P प्रेशर है और ये जो P है ये मोमेंटम है, क्योंकि फोर्स के फार्मूले में चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम आता है। तो अब मुझे फोर्स का फार्मूला मिलेगा जब मैं चेंज इन प्रेशर निकाल लूँगा और जब मैं टाइम निकाल लूँगा। ऑलराइट जी बेटा, तो उसके लिए कंसीडर करते हैं, आपको चेंज इन मोमेंटम निकालने जा रहे हो आप, उसके लिए कंसीडर करते हैं ये एक कंटेनर है, एक क्यूब है। ऑलराइट, अब इस क्यूब के अंदर एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। ज़ाहिर है हमने इसमें एक मॉलिक्यूल तो नहीं ना पढ़ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल पढ़ने, लेकिन मेरी वो बात याद करें कि हमने कंसीडर करना है एक मॉलिक्यूल को, देन हमने बात को जनरल कर लेना है। अब ये वाला जो फेस है ना, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये फेस है, यानी ये उसका फेस या उसकी साइड है। इस साइड पर या साइड के करीब पड़ा है ये एक मॉलिक्यूल। अब कंसीडर करें कि ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसका मास m है और ये x एक्सिस की तरफ यानी इधर जा रहा है। अगेन वही बात कि ये y एक्सिस की तरफ भी जाएगा, ये z एक्सिस की तरफ भी जाएगा, लेकिन हमने सिर्फ x एक्सिस की तरफ पहले कंसीडर करना है, देन हम बाकी चीज़ों पे मूव करेंगे। सो बेटा, अब इस मॉलिक्यूल का मास m हो गया और उसकी वेलोसिटी vx होगी, यानी v वेलोसिटी और x एक्सिस की तरफ है। अब जाहिर है ये मॉलिक्यूल इधर चलता जा रहा है और जब ये इस फेस पर पहुंचेगा ना, इस फेस यानी इस साइड के ऊपर, इस क्यूब या कंटेनर की इस साइड के ऊपर पहुंचेगा यहाँ पर, तो ये साइड से टकरा कर वापस आएगा ना इसी तरफ। तो बेटा अभी भी उसकी वेलोसिटी vx ही होगी, लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब उसकी वेलोसिटी होगी नेगेटिव में। अब बचे मोमेंटम की बारी है। देखिए आपने p मोमेंटम का फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो अब ये जो मोमेंटम होगा टकराने से पहले, जब मॉलिक्यूल ने इधर को चलना शुरू किया, तो ये मास है और ये वेलोसिटी है। तो बेटा ये मोमेंटम बनेगा मास और वेलोसिटी vx है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ये इनिशियल मोमेंटम होगा p मोमेंटम i इनिशियल, क्योंकि अभी मॉलिक्यूल ने इधर को चलना ही शुरू किया था। सो नाउ अब जब ये इधर आके टकरा के इस तरह से वापस गया है, तो फिर इस मॉलिक्यूल का मास तो m है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव vx। तो अब उस p को, मोमेंटम को फाइनल बोल देंगे। तो उसका क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी माइनस का vx है इस बार, ठीक है। तो बेटा ये बन गई नेगेटिव ऑफ mvx, और ये हो गया p यानी मोमेंटम, f यानी फाइनल। तो अब ये फाइनल मोमेंटम है और यहाँ पर मेरे पास ये मोमेंटम है इनिशियल। ऑलराइट, तो अब बचे मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पर ना चेंज चाहिए मोमेंटम का, तो मुझे यहाँ पर चेंज ऑफ p चाहिए, चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए। जाहिर है चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है। अब बेटा फाइनल मोमेंटम मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है, दैट इज़ माइनस ऑफ mvx, ये फाइनल मोमेंटम हो गया। उसके बाद माइनस इनिशियल, देखिए फार्मूले में माइनस है, और इनिशियल मोमेंटम है mvx, ठीक है, mvx। तो अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट को खोलते हैं, ये है माइनस mvx और साथ में दरमियान वाला फार्मूले वाला माइनस और दोबारा mvx। तो बच्चे आप देख सकते हैं कि माइनस mvx ये है और ये भी माइनस mvx है, तो सेम दो हो गए ना, तो ये बन जाएगा माइनस का 2mvx। ऑलराइट, अब ये बेटा मेरे पास निकल आया चेंज इन मोमेंटम। समझ गए आप? तो अब मैं यहाँ पर फार्मूले के अंदर फोर्स का फार्मूला है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम की जगह मैं लिख लेता हूँ माइनस का 2mvx, ठीक है। डिवाइड में जो टाइम आएगा, अभी मैंने वो नहीं निकाला, तो आइए टाइम को निकाल लेते हैं। सो बच्चे देखें,
टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं, ये फार्मूला होता है ना डिस्टेंस s इज़ इक्वल टू v मल्टीप्लाई टी। ये पढ़ा है आपने क्लासेस में, पिछली क्लासेस में। सो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो। किस तरह से? ये जो वेलोसिटी है ये टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी। सो ये बन जाएगा डिस्टेंस s ओवर v। तो बेटा s बाय v आपका टाइम आ जाएगा। अब देखें ये जो टाइम है इसमें वेलोसिटी कौन सी है? ज़ाहिर है x वाली, क्योंकि हमने इस डायग्राम में x वाली ही कंसीडर करनी है। देन हम y एक्सिस और z एक्सिस को जनरल कर लेंगे। और बच्चे एक और बात, ये जो डिस्टेंस s है ये कितना बनता है? कंसीडर करें ये जो क्यूब है ना, क्यूब, इसकी एक साइड की लेंथ है l, यानी लेंथ कोई भी है, हमने उसको l का नाम दे दिया। तो अब ये मॉलिक्यूल पहले इधर जा रहा है, यानी वो l डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन टकराने के बाद वापस वो इधर भी आ रहा है, वापस ओरिजिनल जगह पे। तो यानी एक जाने का डिस्टेंस है l और एक वापस आने का डिस्टेंस है वो भी l है, सेम डिस्टेंस। तो 2l का डिस्टेंस कवर कर रहा है। लिहाजा मैं इस टाइम में ये जो डिस्टेंस s है इसकी जगह पुट कर देता हूँ 2l बटे के नीचे vx है, और बेटा ये टाइम आ गया। तो अब हमारे पास टाइम का भी फार्मूला निकल आया, दैट इज़ 2 इंटू लेंथ 2l ओवर vx। तो बच्चे यहाँ पर लिख लेते हैं टाइम के फार्मूले, टाइम की जगह उसका फार्मूला 2l बाय vx। ऑल राइट। अब यहाँ पर देखें हमारे पास फोर्स निकल रही है, ये याद रहना चाहिए। ये एक बटा है नज़र आ रहा है आपको, और उसके नीचे बटा है, तो उसके नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी इसको बोलते हैं बटे का बटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ये बन जाएगा माइनस का 2mvx ऊपर है बेटा, उसके नीचे ये बटा है और उसके नीचे 2l है, तो उसके नीचे बटा है, उसके नीचे 2l है, और 2l के नीचे जो vx है ये मैं ऊपर लेके जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो ये मल्टीप्लाई हो गया vx, ऊपर आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा? माइनस का 2mvx, ऑल राइट, डॉट vx है। तो vx एक ये है और एक vx ये है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? vx का स्क्वायर लिख सकता हूँ, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, डिवाइडेड बाय 2l है। तो बेटा ये फोर्स आ रही है, ये फोर्स आ रही है। ठीक है, तो अब फोर्स कितनी निकल आई? देखिए यहाँ पर कटिंग हो रही है, ये 2 और 2 कैंसिल, तो पीछे बचेगा माइनस का m vx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। ऑलराइट, यहाँ तक समझ आई? अब नेक्स्ट आप देखें। अब बच्चे मैंने क्या करना है, ये फोर्स को नाम देना है। बच्चे ये कौन सी फोर्स है? ये वो फोर्स है जो ये मॉलिक्यूल लगा रहा है इस दीवार के ऊपर, क्योंकि जब ये इधर को आ रहा था, ये दीवार के साथ टकरा रहा था, तो ये फोर्स लगा रहा था। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिस फोर्स, ये जो फोर्स है ये एक्सर्टेड, यानी ये लगाई जा रही है, एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल। ये फोर्स मॉलिक्यूल लगा रहा है किधर? ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, ये जो कंटेनर है उसकी दीवार, कंटेनर या क्यूब कह लें, इसकी दीवार। लेकिन मैं क्या करता हूँ, बात को, ये बहुत स्टेप है, अक्सर बच्चे इसको ना भूल जाया करते हैं। मैं क्या करता हूँ बच्चे, इस फोर्स को, इसमें देखिए नेगेटिव आ रहा है, फार्मूले के अंदर आ रहा है ना, ये हमने खुद तो नहीं डाला। अब मैं इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने वाला हूँ, और साथ में mvx का स्क्वायर डिवाइड बाय l, ये सेम रहेगा। ये निकल आई फोर्स। अब ज़ाहिर है कन्फ्यूज़ड हैं आप कि ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बन गया। बात को समझे, मैं लाइन लिख रहा हूँ, खुद ही समझ आ जाएगी। अब ये जो फोर्स है जिसमें मैं पॉजिटिव साइन कंसीडर कर रहा हूँ, बेटा ये फोर्स एक्सर्टेड है बाय वॉल, ये दीवार लगा रही है, ऑन मॉलिक्यूल, ऑन मॉलिक्यूल। देखें, जो फोर्स मॉलिक्यूल लगा रहा था वो नेगेटिव में थी, लेकिन बेटा जब वो इस दीवार से टकराया, इस दीवार ने उसको वापस भेजा है, एक्शन का रिएक्शन हुआ है, उसने वापस भेजा है, तो दीवार ने भी एक फ़ोर्स लगाई है, तो जाहिर है वो नेगेटिव साइन ऑपोजिट हो जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब ये फोर्स है बेसिकली जो कि वॉल यानी दीवार लगा रही है मॉलिक्यूल के ऊपर। बेटा ये दोनों फोर्सेस सेम होती हैं, जस्ट इनमें साइन का फ़र्क होता है। आप देख सकते हैं एक फ़ोर्स लग रही है राइट साइड की तरफ, जो मॉलिक्यूल है वो इधर को जा रहा है, तो दीवार पड़ी है इधर, तो वो इस साइड पे फोर्स लगा रहा है, और दीवार मॉलिक्यूल को इधर भेज रही है। ऑपोजिट होने की वजह से हम साइन को भी ऑपोजिट कर देते हैं। अब बच्चे एक और काम करें ज़रा, आपने फोर्स निकाल ली,
ये फोर्स का फाइनल फार्मूला भी आ गया, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन एक काम करते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ना Vx, इसके साथ 1 1 लिखते जाते हैं। V1x, नीचे भी Vx है तो V1x हो गया, इधर भी V1x, इधर भी V1x, और फिर इधर भी V1x हो गया, ठीक है। एंड यहाँ भी V1x हो गया, और फाइनली यहाँ भी V1x का स्क्वायर हो गया। ये मैं 1 1 इसलिए अब लिख रहा हूँ क्योंकि ये मैं एक मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहा हूँ, और मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि वो पहला मॉलिक्यूल है, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल। बाद में मैं 2 पे भी जाऊँगा, 3 पे भी जाऊँगा, लेकिन ये फर्स्ट मॉलिक्यूल की कहानी है। क्या आपको ये टॉपिक में फ़ोर्स निकालनी थी? नहीं, आपको बेटा प्रेशर निकालना था। प्रेशर का फार्मूला देखते हैं तो उसमें फोर्स बाय एरिया आ रहा है, और मैंने फोर्स फाइंड कर ली यहाँ पर, ठीक, वो यहाँ पे आ गई। अब फोर्स बाय एरिया है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फाइंडिंग एरिया, फाइंडिंग एरिया यानी ए। अब मैं ए को भी निकालूंगा, देन प्रेशर इजीली निकल आएगा। बेटा एरिया को कैसे निकालेंगे? इस क्यूब की एक लेंथ एल है, तो एरिया में तो 2 लेंथ होती है, लिहाजा एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। 2 लेंथ को मल्टीप्लाई करें एरिया आ जाता है, सो एरिया विल बी इक्वल टू एल का स्क्वायर। यस, बस इतना, एरिया बड़ा सिंपल है। अब दोबारा से हम लिखते हैं फाइंडिंग प्रेशर, यानी फाइनली मुझे प्रेशर ही तो निकालना है, सो फाइंडिंग प्रेशर दोबारा लिखते हैं, हेडिंग देते हैं, और बेटा इसमें दोबारा वो फार्मूला पुट करते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स का फार्मूला तो यहाँ पर हमने ऊपर निकाला है ना, प्लस में है, ऊपर देखें m v1x उसका स्क्वायर। v1 यानी पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, x यानी x डायरेक्शन में हमने लिया है, अभी y और z को अभी देखना बाकी है, डिवाइडेड बाय l, क्योंकि फोर्स के फार्मूले में l आ रहा है, तो ये फोर्स की जगह उसका फार्मूला आ गया, और फोर्स के बटे में एरिया भी है, लिहाजा बेटा मैं इसका एक और बटा लगाता हूँ, और उसके नीचे जो एरिया है वो लिखता हूँ, जो कि l का स्क्वायर है बेसिकली, ठीक है। अब ये भी एक मैथ में रूल है कि अगर मैं ये जो l है, जो पहला बटा उसके नीचे है, ये नीचे आ जाए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बच्चे ये बन जाएगा ऊपर m v1x इसका स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे ये l आ जाएगा, और साथ में एक l का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, m v1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l का क्यूब। तो बेटा ये प्रेशर निकल आया है। अब इस प्रेशर को ज़रा लिखते हैं कुछ यूँ, प्रेशर विल बी इक्वल टू m v1x का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय l का क्यूब। अब अच्छे बात को तवज्जो से सुनना, एरिया कैसे निकलता था? एरिया निकलता था 2 लेंथ को मल्टीप्लाई करवा के। तो अगर मैं एक लेंथ मल्टीप्लाई एक लेंथ करवाऊँ तो एरिया बन जाएगा, लेकिन अगर मैं साथ एक और लेंथ को मल्टीप्लाई करवा दूँ यानी 3 लेंथ को, तो बेटा ये बन जाता है वॉल्यूम। तो अब ये वॉल्यूम का फार्मूला है L मल्टीप्लाई L और L, तो ये हो जाएगा L का क्यूब। तो यहाँ पर आपके पास सेम L का क्यूब है ना, यानी ये वॉल्यूम है। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रेशर के फार्मूले में कि ये इक्वल है m v1x का स्क्वायर, स्क्वायर को ठीक कर लेते हैं यहाँ पर, v1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v यानी वॉल्यूम। तो ये प्रेशर का फार्मूला निकला है, बट ये अभी एक मॉलिक्यूल का प्रेशर है, क्योंकि v1 अभी सिर्फ वेलोसिटी 1 ली है, प्लस एक और इसमें है कि सिर्फ x डायरेक्शन में आपने लिया है। अब बच्चे यहाँ पर देखें तो इसमें v1 आ रहा है, यानी ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल का प्रेशर है। सो हम यहाँ पर ऊपर जाते हैं और एक हेडिंग यहाँ पर मज़ीद एडिट करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कि प्रेशर ऑफ 1 मॉलिक्यूल, प्रेशर ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ये अभी एक मॉलिक्यूल का प्रेशर निकाल लिया है आपने, ठीक। और नीचे मज़ीद जाते हैं तो हमने देखा यहाँ पे x भी निकला है अभी, यानी ये x एक्सिस में अभी बात हो रही है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेशर ऑफ 1 मॉलिक्यूल अलोंग x एक्सिस, जो कि x एक्सिस पे अभी हमने निकाला है। इसे आपको हेडिंग बनाने में आसानी रहेगी। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर आपने ये निकाल लिया प्रेशर। अब आप क्या हेडिंग देंगे? प्रेशर ऑफ होल गैस,
यानी अब मैं पूरी गैस का प्रेशर निकालूंगा। ज़ाहिर है अब गैस में एक मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, एक से ज़्यादा होगा, लेकिन अभी भी एक्स एक्सिस की तरफ, बाकी एक्सिस में बाद में जाते हैं। सो अलोंग एक्स एक्सिस ही अभी मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन अब मैं निकालने लगा हूँ पूरी गैस का प्रेशर। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम इसको भी अपनी हेडिंग बना लेते हैं। नाउ बच्चे, ये प्रेशर का जो फार्मूला है ना, इसमें कुछ यूँ लिखा है, प्रेशर का फार्मूला है एम मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो बेटा एम मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, लेकिन बात को समझे, ये जो m है ना, ये एक मॉलिक्यूल का मैस होता है। अभी मैं होल गैस को कंसीडर कर रहा हूँ, यानी पूरी गैस को कंसीडर कर रहा हूँ, जिसमें एक तो हो नहीं सकता मॉलिक्यूल। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कंसीडर करता हूँ कि ये जो गैस है ना, कंप्लीट गैस, होल गैस, इसमें n मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी 10 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 15,000 हो सकते हैं। सो n मॉलिक्यूल हैं, और एक मॉलिक्यूल का जो मैस है वो m स्मॉल m है। तो इस फार्मूले में तो सिर्फ एक m लिखा है ना, यानी एक मॉलिक्यूल का मैस लिखा है। लिहाजा अगर मैं पूरी गैस का मैस निकालना चाहता हूँ ना, पूरी गैस का मैस, तो मैं इस एक मैस को नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल यानी n से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो बेटा ये कहलाता है मैस टोटल, यानी पूरी गैस का जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसका मैस। लिहाजा अब मैं सिर्फ m नहीं लिख सकता, क्योंकि m तो एक मॉलिक्यूल के लिए था ना, तो मैं m के साथ n भी लिख देता हूँ, यानी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल। सो m यानी अभी भी मैस ही लिखा है, ऊपर भी मैस था, नीचे वॉल्यूम है, नीचे वॉल्यूम है, और साथ में v1x² था। तो बेटा देखें v1x² है, अभी इतना लिखना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल है ना v1। मैं अब होल गैस कंसीडर कर रहा हूँ, सो मैं इसमें ऐड करूँगा v2x², यानी दूसरे मॉलिक्यूल की v यानी वेलोसिटी, लेकिन अभी भी x एक्सिस पे रह रहा हूँ मैं, क्योंकि ऊपर मैंने हेडिंग में मेंशन किया है। एंड देन बेटा मैं यहाँ भी नहीं रुकूँगा, मैं फिर ऐड करूँगा v3, तीसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, x एक्सिस की तरफ, उसका स्क्वायर, क्योंकि पहले के साथ स्क्वायर आ रहा है तो लाजमी बात है दूसरे के साथ भी आएगा, तीसरे के साथ भी आएगा। और बेटा फिर हम चलते जाएंगे, हमें नहीं पता गैस के कितने मॉलिक्यूल हैं, हम Vn यानी आखिरी मॉलिक्यूल को n कह देते हैं, जो कुछ भी हो सकता है, और x यानी x डायरेक्शन में बात हो रही है, उसका भी स्क्वायर, और यूँ ये ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चे देखें, ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हमें क्या बता रही है? ये ब्रैकेट बेटा हमें बता रही है कि आप v1 पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ले रहे हो x एक्सिस की तरफ, और उसका फार्मूले में स्क्वायर आ रहा है। v2 दूसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है x एक्सिस की तरफ, उसका भी स्क्वायर है। तीसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है x एक्सिस की तरफ, उसका भी स्क्वायर है। एंड लास्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है x एक्सिस की तरफ, उसका भी स्क्वायर है। तो आप इनको जमा करो, दरमियान में क्या है, प्लस प्लस है, तो आप टोटल वेलोसिटी ले रहे हो ना, लिहाजा v1x² प्लस v2x² प्लस v3x² प्लस अप टू जो vnx² है ना, ये सब इक्वल हैं vx के स्क्वायर के। ऑलराइट, यानी अब इस vx² में ये बात क्लियर है कि ये वेलोसिटी, v यानी वेलोसिटी है पूरे गैस के मॉलिक्यूल की, क्योंकि ये कैसे निकली है, ये तमाम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को ऐड करके निकली है। अब चूंकि सबके ऊपर स्क्वायर था तो बेटा इधर भी स्क्वायर आ गया, ठीक, तो सबके ऊपर स्क्वायर था तो इधर भी स्क्वायर आ गया। यानी अब मैं 1 2 यानी इतनी बड़ी लाइन लिखने के बजाय सिर्फ ये लिख देता हूँ v वेलोसिटी, यानी ये तमाम गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है x एक्सिस की तरफ, और हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं। सो बेटा यहाँ पर देखें, सो प्रेशर निकला, ये है mn, ऑलराइट, डिवाइडेड बाय है वॉल्यूम, और ये सारी ब्रैकेट की जगह अब मैं लिख सकता हूँ vx यानी वेलोसिटी है पूरी गैस की, अभी भी x एक्सिस की तरफ है, और उसका बेटा यहाँ पर स्क्वायर भी है। अब बच्चे बात को समझे, हम ना यहाँ पर एक गैस को कंसीडर कर रहे हैं जिसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब उनकी मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होती है ना, वो डिफरेंट हो सकती है। पॉसिबल है कि कुछ मॉलिक्यूल थोड़े फास्ट हों और कुछ मॉलिक्यूल थोड़े स्लो हों, लिहाजा इस जगह पर हमें एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। एवरेज वेलोसिटी यानी हम एक एवरेज निकाल लेंगे जो कि सेटिस्फाई आंसर करेगा कि कुछ मॉलिक्यूल फास्ट भी हैं, कुछ स्लो भी हैं। अब आपको पता है ना एवरेज कैसे निकालते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक नंबर है 5
और एक नंबर है 10 और एक नंबर है 15। इन तीनों का एवरेज निकालना है ना, तो मैं देखिए तीनों को जमा कर रहा हूँ और फिर 3 पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो एवरेज निकल आता होता है। लिहाजा अब मुझे वेलोसिटी का एवरेज निकालना है ना, क्योंकि बेटा मुझे यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी तो ऊपर मैंने निकाली है, अब मैं एवरेज कैसे निकालूंगा? इस सब को डिवाइड करूंगा n के ऊपर, क्योंकि इस गैस के आखिरी मॉलिक्यूल का नाम है n, यानी इसमें n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। अगर 1000 हैं तो ऊपर 1000 जमा करके सबको नीचे मैं n को 1000 कंसीडर करके 1000 पे डिवाइड कर दूंगा। बहरहाल ये लिखा गया n। अब ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब बच्चे एवरेज वेलोसिटी में आप ये सिर्फ vx नहीं लिखते, उसके साथ ये सिंबल लिख देते हैं जो शुरू में मैंने बताया, और ये सिंबल बेटा एवरेज का ही होता है, यानी उसमें ये n कंसीडर होगा। n आपने खुद से डाला है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए सब चीज़ों को जमा करके उनके नंबर पे डिवाइड करना पड़ता है। सो n इज़ दैट नंबर, ऑलराइट। तो अब यहाँ पर मुझे vx स्क्वायर के साथ ये लिखना पड़ेगा, लिहाजा मैं vx के साथ ये लिख देता हूँ, ये सिंबल जिसका मतलब क्या होता है? एवरेज, ऑलराइट। और उसके ऊपर यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है। बच्चों अभी जो प्रेशर निकला है वो होल गैस का प्रेशर है, यानी गैस के तमाम मॉलिक्यूल का, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ x एक्सिस की तरफ है, क्योंकि इस फार्मूले में वेलोसिटी v के साथ x आ रहा है, यानी ये सिर्फ x एक्सिस की तरफ वेलोसिटी का फार्मूला है प्रेशर का। मुझे चाहिए प्रेशर होल गैस का जो कि तमाम डायरेक्शंस में हो, x एक्सिस की तरफ भी, y एक्सिस की तरफ भी और z एक्सिस की तरफ भी। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगर F लिखा हो तो क्या ये फोर्स का कोई कंपोनेंट है या ये ओवरऑल फोर्स है? तो आप कहेंगे ये ओवरऑल फोर्स है। इसी फोर्स में Fx भी होगा, Fy भी होगा और Fz भी होगा। इसी तरह से अगर मुझे ये वेलोसिटी जो इस फार्मूले में आ रही है, जो कि सिर्फ x एक्सिस की तरफ है, मुझे ये सिर्फ x एक्सिस की तरफ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वेलोसिटी। क्योंकि अगर वेलोसिटी लिखा हुआ तो इट मीन उसमें x कंपोनेंट भी है, उसमें y कंपोनेंट भी है और उसमें z कंपोनेंट भी है। तो अब वेलोसिटी बराबर होती है x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी vx, vy और vz को जमा करके हमारे पास वेलोसिटी निकल आती है। लेकिन आप देख रहे हो कि इस फार्मूले में सिर्फ vx नहीं है, vx का एवरेज है और उसका स्क्वायर है, लिहाजा मैं vx का एवरेज और उसका स्क्वायर करता हूँ। बचे क्या vy और vz को ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, उसका भी एवरेज और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा और vz का भी एवरेज और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फार्मूला मैंने x की बजाय y के लिए ड्राइव किया होता तो सेम vy एवरेज स्क्वायर ही आता। तो फिर जब मैं इनको जमा कर रहा हूँ तो क्या सिंपल वेलोसिटी आएगी? नो, वेलोसिटी का एवरेज और उनका स्क्वायर आएगा, ऑलराइट। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें ये वेलोसिटी है x एक्सिस की तरफ, जब पार्टिकल x एक्सिस की तरफ इधर को जा रहा था। अगली वेलोसिटी है y की तरफ जब पार्टिकल y की तरफ जा रहा था, और फिर z की तरफ जब पार्टिकल z एक्सिस की तरफ जा रहा था। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात सुनिएगा, जब कोई पार्टिकल जितनी वेलोसिटी के साथ x की तरफ जाता है ना, y की तरफ भी उसकी वेलोसिटी सेम होती है और z की तरफ भी सेम होती है। हाँ, डायरेक्शन डिफरेंट है लेकिन उनकी वैल्यू सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, बात को गौर से देखिएगा। ये जो vx स्क्वायर है इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, vx का एवरेज का स्क्वायर। मैं vy एवरेज के स्क्वायर की जगह भी vx का एवरेज का स्क्वायर ही लिख देता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि vy vx के बराबर है। तो मैंने vx को ही क्यों प्रेफर किया, यानी 2 बार लिखा, क्योंकि इस फार्मूले में मुझे vx मिल रहा था और मैं किसी तरह इसको रिमूव करना चाहता हूँ। अब सिमिलरली उसके बाद था vz एवरेज का स्क्वायर, तो बच्चे मैं इसकी जगह भी vx एवरेज का स्क्वायर ही कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि y की तरफ z की तरफ जो वेलोसिटी होनी है ना, वो उतनी ही होनी है जितनी के x की तरफ थी। तो मैंने y की जगह भी x की वेलोसिटी लिख दी, z की जगह भी x की वेलोसिटी लिख दी, और साथ में ये बन रहा है v एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर। अब बच्चे देखें ये 3 वैल्यूज़ हैं सेम टू सेम, vx एंड अगेन vx, तो ये 3vx हो जाएगा। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, 3vx एवरेज उसका स्क्वायर,
नाउ दिस इज इक्वल टू वी एवरेज उसका स्क्वायर। अब मुझे फार्मूले में वी एक्स को चेंज करना है, रिप्लेस करना है। सो वी एक्स एवरेज के स्क्वायर के साथ ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जाहिर है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वी एवरेज का स्क्वायर और 3 इसके नीचे आके इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन गया वी एक्स एवरेज का स्क्वायर। तो बेटा ये मेरे पास निकल आया वी एक्स एवरेज का स्क्वायर का एक फार्मूला। नाउ मैं इस फार्मूले को इस जगह पे यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं प्रेशर निकाल रहा हूँ, प्रेशर इक्वल टू एम एंड एन, ठीक, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वी, और फिर ये ब्रैकेट में क्या है, एवरेज वी एक्स का स्क्वायर। तो बेटा एवरेज वी एक्स का स्क्वायर इक्वल होता है एवरेज वी के स्क्वायर के डिवाइडेड बाय ये 3 है तो डिवाइडेड बाय 3 के। अब बच्चे ये वो प्रेशर है जो कि पूरी गैस का प्रेशर है, लेकिन क्या एक एक्सिस की तरफ नहीं, क्योंकि अब सिर्फ इसमें v वेलोसिटी आपको नज़र आ रही है और इसमें तीनों एक्सिस छुपे हुए हैं, x, y और z। सो हम कहेंगे ये जो प्रेशर है ना, दिस इज़ प्रेशर ऑफ होल गैस, यानी ये पूरी गैस का ही प्रेशर है और इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल एक्सिस कह लें, चले तमाम एक्सिस की तरफ ये प्रेशर है। अब बच्चे ज़रा एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। किस तरह से, ये जो वॉल्यूम है ना, ये इधर लेकर आते हैं तो वॉल्यूम इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके प्रेशर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये बन जाएगा P प्रेशर इंटू V वॉल्यूम। ऑलराइट, इस तरफ क्या बच जाएगा, इस तरफ बच जाएगा ऊपर वाला MN, ठीक, या इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, पहले N लिख लेता हूँ बाद में M लिखा। इसकी रीज़न आपको अभी पता लगती है। बटे के नीचे ये 3 है ये वाला, तो क्या मैं इसको बटे के नीचे 3 और ऊपर 1 लिख सकता हूँ? यस, क्योंकि 1 ऊपर मल्टीप्लाई होकर कोई फ़र्क नहीं डालता। सो मैंने ये NM लिख लिया, बटे के नीचे वाला 3 लिख लिया, और ये वाला एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर ये लिख लिया। अब बच्चे मैं टॉपिक पे जाता हूँ और मुझे डिराइव करना था ये चीज़, PV इज़ इक्वल टू 1/3 NM एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या निकला, PV इज़ इक्वल टू 1/3 NM एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर, यानी जो मुझे स्टेटमेंट में बोला गया था वो काम मैंने 100% कंप्लीट कर लिया। बट हमारी बुक ने मज़ीद आगे थोड़ी सी डेरिवेशन की है जो कि आपको करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो आप अब इस फार्मूले को इग्नोर करेंगे, मतलब लिख देंगे अपने पेपर में, लेकिन उसके बाद आप इसको लेकर मज़ीद आगे नहीं चलेंगे, मज़ीद आगे आप इसी फार्मूले के साथ जाएंगे। ऑलराइट, तो मैं इस फार्मूले को दोबारा से लिखता हूँ। जी बेटा, तो देखिए मैंने वो फार्मूला यानी ये स्टार वाला फार्मूला दोबारा से नोट कर लिया। अब मुझे इससे आगे क्या करना है, मुझे इससे आगे इंट्रोड्यूस करवाना है, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाना है डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। ऑलराइट, तो मुझे डेंसिटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवानी है, जो जैसा कि हमारी बुक ने किया, हमें वो काम कंप्लीट करना पड़ेगा। डेंसिटी को इस सिंबल रो से मेंशन करते हैं, तो मुझे अब ये इंट्रोड्यूस करवाना है इस फार्मूले में, जिसको मैं स्टार से मेंशन कर देता हूँ। ऑलराइट, सो अब पहले मुझे डेंसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए, दैट इक्वल्स टू मैस ओवर वॉल्यूम होता है, मैस बाय वॉल्यूम। लेकिन अगर किसी बच्चे ने मैस की जगह सिर्फ m स्मॉल लिख दिया और वॉल्यूम की जगह तो v लिखना पड़ेगा। सो बच्चे सिर्फ m स्मॉल m लिखना काफ़ी नहीं है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है स्मॉल m जो होता है ना वो एक मॉलिक्यूल का मैस है, जबकि अब आप एक से मूव ऑन करके पूरी गैस पर मूव कर चुके हो। सो आपको इस m के साथ n यानी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल को भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। सो अगर मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ इस स्टार वाले फार्मूले में डेंसिटी को, सो मुझे ये फार्मूले में बनाना पड़ेगा। एंड यू कैन सी कि mn बाय वॉल्यूम ये ऑलरेडी बनाया है, यानी मैं सिंपल यहाँ पर डेंसिटी लिख सकता हूँ। सो बेटा देखें, ये बन जाएगा प्रेशर इक्वल mn बाय वॉल्यूम की जगह मैं रो यानी डेंसिटी लिख लेता हूँ, साथ में है एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर एंड बटे के नीचे है 3। तो बच्चे एक लास्ट बात डेंसिटी के रिलेटेड, टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ। प्रेशर इक्वल ये जो 3 है वही बात, ये बटे के नीचे इस तरह से लिखा है, मैं इसके ऊपर 1 लिख सकता हूँ,
और साथ में लिखा है डेंसिटी और साथ में लिखा है एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। तो बच्चे ये प्रेशर का वो फार्मूला है जिसमें आपने डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करवाया है, जैसा कि आपको ये बुक पे भी मिलेगा, लिहाजा हमें भी करना पड़ेगा। जी बच्चे देखें, बात अभी ख़त्म नहीं हुई। आपने इंट्रोड्यूस करवाया कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी किस फार्मूले से? ये स्टार वाले फार्मूले से, जो कि बेसिकली ये स्टार था। अब मैं दोबारा इस स्टार वाले फार्मूले को लिखता हूँ और मुझे दोबारा इसे इसमें कुछ और इंट्रोड्यूस करवाना है। सो मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ। जी बच्चे देखें, मैंने ये स्टार वाला फार्मूला दोबारा लिख लिया और अब मैं इसमें आखिरी चीज़ जो इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, इंट्रोड्यूस करवाना है कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऑलराइट, तो काइनेटिक एनर्जी अब मुझे इंट्रोड्यूस करवानी है। तो सबसे पहले मुझे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv²। यानी अगर इस फार्मूले स्टार वाले फार्मूले में ये 1/2 mv² आ जाए ना कहीं पर, सो मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। सो देखिएगा ज़रा, अगर मैं ये मैस यहाँ पे लिखा है ना, ये मैस, ये वाला, इस मैस को इसके साथ या इसके एवरेज के अंदर ले जाऊँ, तो बच्चे ये प्रेशर का फार्मूला यूँ रह जाएगा, ऊपर n/वॉल्यूम, n/वॉल्यूम। ऑलराइट, और ये मैस अंदर चला जाएगा, यानी मैस इंटू वेलोसिटी स्क्वायर ऐसे बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 है। अभी भी मुझे काइनेटिक एनर्जी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कुछ और चाहिए। mv² के साथ 1/2 चाहिए, जबकि मेरे पास सिर्फ mv² है। सो मुझे 1/2 इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बच्चे मुझे 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि ऐसा करने से इक्वेशन ख़राब होती है। सो मैं बैलेंस करने के लिए साथ ही सिर्फ 2 से भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, क्योंकि 2 और 2 कट के बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन काटने नहीं, क्योंकि अगर काट ही देंगे तो फिर लगाने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। सो अब ये बन जाएगा, ये 3 को इस बटे से हटा के इस बटे के नीचे शिफ्ट कर दें। सो ये प्रेशर बन जाएगा n/3 वॉल्यूम और साथ में एवरेज mv²। ऑलराइट, ये 1/2 इसके साथ यूँ लिख दें 1/2, ठीक, और फिर इसमें साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो बच्चे इस 2 को यहाँ पे शुरू में करके लिख दें। अब यहाँ पर ये है 1/2 mv² यानी काइनेटिक एनर्जी। सो प्रेशर का फार्मूला आ गया 2n/3 वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी, ठीक, लेकिन एवरेज का साइन भी है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो बच्चे ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। अब बच्चे नेक्स्ट देखें, यहाँ पर ये n/v है। n आपको याद है क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक वॉल्यूम के अंदर। तो मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम का नाम हम n0 रख देते हैं, ठीक। तो n0 जब मैं पढ़ूँगा तो मेरी मुराद होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम, यानी उसमें वॉल्यूम भी कंसिडर होगा, न्यूमेरिकल में या और भी कहीं काम आ सकता है। अगर n हो तो सिंपल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अगर n0 हो इट मीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम है। सो बच्चे ये बन गया प्रेशर इक्वल, ये आ गया 2/3 और साथ में n/v, तो n/v की जगह मैं लिख सकता हूँ n0। ऑलराइट, और साथ में है काइनेटिक एनर्जी। समझ आई? सो अब ये प्रेशर का एक फार्मूला बन गया, सही हो गया। यहाँ पर 2 चीज़ें छोटी छोटी रहती हैं। सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी के साथ ये T देखने को मिल सकता है। इस T का मतलब क्या होता है? देखिए, काइनेटिक एनर्जी के साथ इन लाइनों या इन सिंबल का मतलब तो है एवरेज। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और अगर साथ में T लिखा हो तो इस T का मतलब होता है ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल बोलते हैं सीधी लाइन, यानी अगर हम गैस के मॉलिक्यूल में देखें तो वो सीधी लाइन यानी ट्रांसलेशनल मोशन ही तो रखते हैं, लिहाजा उनकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल यानी T साथ में लिखा जा सकता है। अब आखिरी बात, यहाँ तक बुक ने कंप्लीट कर दिया, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो 2/3 तो एक कांस्टेंट वैल्यू, 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो इनकी रेशियो भी कांस्टेंट है। n0 भी कांस्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने एक गैस ले ली तो उसमें नंबर n0 क्या था? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम। उसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल भी सेम रहेंगे और उसका वॉल्यूम भी हम अंडर नॉर्मल कंडीशन चेंज नहीं करते।
तो ये एन नॉट भी एक कांस्टेंट है, यानी ये सारा कांस्टेंट चीज़ है, ये बुक पे नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो ये प्रेशर आ गया कांस्टेंट, प्रेशर आ गया कांस्टेंट, और साथ में है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, कौन सी, टी यानी ट्रांसलेशन। अब आपको पता है कि ये पी और ये काइनेटिक एनर्जी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जब दरमियान में इस तरह के कांस्टेंट आते हैं ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी और कौन सी वाली, ट्रांसलेशनल। सो अब ये हमारे पास वो चीज़ है जो कि पेपर में सवाल की शक्ल में आएगी। यस, अक्सर बच्चों को सवाल ही समझ नहीं आता कि ये सवाल कौन सा टॉपिक पूछ रहा है। सो वो पूछेगा प्रूव दैट के प्रूव करें प्रेशर इन अ गैस, के जो प्रेशर इन अ गैस, एक गैस का जो प्रेशर होता है ना, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ऑलराइट, सो वो बात कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज, ये लाइनों का मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। तो अब ये भी सवाल बन सकता है, या ये जो हेडिंग है प्रेशर इन अ गैस एंड डेरिवेशन ऑफ PV इज इक्वल टू 1/3 NM एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर। तो बच्चे ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है।